This is business law, chapter 2, agreement and contract. Let us try to understand the concept of agreement and contract with an example. ठीक है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में. ठीक है, नाउ सी द एग्जांपल. ए एंड बी एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट. ए एक पर्सन है, बी एक पर्सन है, दोनों एक एग्रीमेंट में एंटर हुए. ए प्रॉमिस बी टू सेल हिज हाउस फॉर ₹50,000 एंड बी एक्सेप्ट टू परचेज इट फॉर सेड अमाउंट. तो यहाँ पर अपने को एक एग्जाम्पल पे बता रहे कि ए प्रॉमिस करे बी को उनका एक घर सेल करते बोल के 50,000 में, और बी उनके ऑफर को एक्सेप्ट भी कर लिए 50,000 में खरीदने के लिए. फ्रॉम द अबव सिचुएशन वी कैन ड्राइव द डेफिनेशन ऑफ एन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट. नाउ व्हेन ए आस्क बी टू बाई हिज हाउस फॉर 50,000 इज एन ऑफरर प्रपोजल. जब ए अपनी तरफ से बोल रहे कि मैं मेरा घर बेचना चाह रहा हूँ 50,000 में, तो उसको क्या बोलते हैं हम? ऑफर और प्रपोजल बोलते. ठीक है, एज द प्रपोजल इज मेड बाई ए, जो सेलर रहता है उन्होंने प्रपोजल बनाना, एंड ए बिकम्स ऑफरर और प्रपोजर बोलते हैं उनको, प्रॉमिसर बोलते हैं अपन यहाँ पर. अब अगर इन बिजनेस लॉ जो भी सेलर है ना, वो सेलर को क्या बोलते हैं हम? ऑफरर, प्रपोजर, प्रॉमिसर. एंड द प्रपोजल इज मेड टू बी इज एन ऑफरी. बी को क्या बोलते हैं? ऑफरी बोलते हैं, प्रॉमिसी बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉमिसर एक है, ठीक है, ऑफरी एक है, ऑफरर ऑफरी दो जने एक है. ये ऑफर हो रहा विल यू बाई माई हाउस बोल के. इफ बी इज रेडी टू परचेज द ऑफर्ड प्राइस 50,000 में, अगर बी खरीदने के लिए रेडी है, ही सेड टू बी एन एक्सेप्टर प्रॉमिसी. यस आई विल, एक्सेप्टेंस हो गया. तो एज एन ऑफर इज एन एक्सेप्टेड इट बिकम्स प्रॉमिस. जब एक ऑफर एक्सेप्टेड होता ऑफरी की तरफ से, तो वो एक प्रॉमिस बन जाता. ठीक है, कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न टू पार्टी फॉर हिज प्रॉमिस. तो कंसिडरेशन बोले तो क्या रहता? दोनों में कुछ एक्सचेंज होना. अब यहाँ पर कंसिडरेशन क्या है? ए के लिए ही इज गेटिंग 50,000 रुपीज. ठीक है, 50,000 में उन्होंने अपना घर बेचना चाह रहे, तो ए के लिए कंसिडरेशन क्या है? 50,000. बी ए का हाउस खरीद रहे, तो बी के लिए कंसिडरेशन क्या है? हाउस है वो. सो कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न टू द पार्टी फॉर हिज प्रॉमिस. जो प्रॉमिस करे दोनों में कुछ एक्सचेंज होना. नाउ A's consideration for selling 50,000 and B consideration is house. So 50,000 is the consideration for selling of the house. A house is the consideration for paying 50,000. So यहाँ पर एग्रीमेंट हो गया, एक enforceability हो गई, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता. ठीक है, एग्रीमेंट खाली अगर बोल लिया वो लोग, लेकिन enforceability अगर नहीं रही तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा था. एग्रीमेंट प्लस enforceability, दिस इज द बेसिक कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. All the contracts are agreements, but all the agreements are not contract. So one party's promise in other party's consideration, the promise of said promise forming consideration for each other becomes an agreement हो जाता वो. It's clear no? Now promise, an offer when accepted becomes the promise. Consideration something in return, इधर money भी हो सकता, money's worth भी हो सकता, और benefit received. Next agreement according to section 2b, an offer when accepted become promise, therefore promise is an accepted proposal. So agreement में क्या रहता अपने को? agreement का एक फॉर्मूला टाइप क्या है? आपको ऑफर रहना, एक्सेप्टेंस रहना, देन इट विल बिकम एग्रीमेंट. एग्रीमेंट के लिए 2 कंडीशंस नेसेसरी है, ऑफर, एक्सेप्टेंस. लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्रीमेंट होना है और एनफोर्सिबिलिटी होना है. इट्स क्लियर नो? नाउ एग्रीमेंट मीन्स प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन. अब जब एग्रीमेंट हो जाता तो उसमें सेक्शन 2E डिफाइंस एग्रीमेंट. सेक्शन 2B में क्या बोल रहे अपने को कि एग्रीमेंट क्या है? बोल रहे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस है बोल रहे. फिर सेक्शन 2E में, सबसेक्शन E में डिफाइंस एग्रीमेंट एज एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन ऑफ ईच अदर. एग्रीमेंट उसको बोलते हैं जिसमें प्रॉमिस रहना, ठीक है, और कंसिडरेशन भी रहना. सो दैट्स वाई कॉन्ट्रैक्ट मीन्स agreement plus enforceability of law. Section 2H defines, these are the definitions you have to write exactly in the exam. Sections also you have to remember. Section 2H defines contract is an agreement which is enforceable by law. Contract एक agreement है जो law में enforceable होता.
इफ एग्रीमेंट इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इट बिकम्स वॉइड एग्रीमेंट। वो एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं? वॉइड एग्रीमेंट बोलते हैं, जो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल नहीं होता। अनइन्फोर्सेबल मीन्स द कोर्ट कैन नॉट कंप्लीट द पार्टीज फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और अगेंस्ट लॉ। यहाँ पर अनइन्फोर्सेबल का मतलब अगर आप कोर्ट को गए तो कोर्ट जो है सो कैन नॉट कंपेल द पार्टीज फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। That's why all contracts are agreement, but all agreements are not contract. By the above legal statement, it is very clear that all contracts जो भी रहते ना arise by agreement से बनते वो base. But every agreement does not lead to valid contract, as there may be a chance of enforceability of law, wherein it becomes void agreement. Now this is the most important question, essentials of valid contract. Just now we have seen no contract बोले तो क्या रहता है? एग्रीमेंट रहता है, इन्फोर्सेबल लॉ रहना। तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहने के लिए क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती? ठीक है, द लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट इज गवर्न बाय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड लॉ कौन सा है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। It came into from 1st September 1872. It extends to the whole of India except Jammu and Kashmir. The term contract is derived from Latin word contractum. Law contract का term कहाँ से लिए अपन? ये Latin words contractum which means drawn together. क्या है उसका मीनिंग? Contract का मतलब drawn together. Now definition, Indian section 2H of the Indian contract defines contract as an agreement enforceable by law is a contract. Indian, according to Indian Contract Act. Section 10H of Indian Contract Act defines contracts. All agreements are contracts if they are made by the free consent. अब उसको और एलाबोरेट करके अपने को सेक्शन 10 में बताए कि कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ऑल एग्रीमेंट्स, जितने भी एग्रीमेंट्स जो हो रहे आर कॉन्ट्रैक्ट्स है इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट। फोर्स रहना, फ्री कंसेंट रहना दोनों पार्टीज का। द पार्टीज में भी कॉम्पिटेंट रहना। कॉम्पिटेंट मीन्स मेजर रहना। आगे अपने को है ये, अपने को अब डेफिनेशन में जस्ट कॉम्पिटेंट रहना वो लोग। टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर लॉफुल कंसिडरेशन रहना, जो चीज़ लॉफुल कंसिडरेशन समथिंग इन रिटर्न मिल रहा ना। नाउ आई वांट टू सेल माय कार फॉर ₹500, इट इज़ वैलिड? लॉफुल कंसिडरेशन है वो? नहीं हो सकता। सो बेस्ड ऑन द मतलब वो चीज़ की कीमत उसके हिसाब से रहना है, उसको लॉफुल कंसिडरेशन बोलते। एंड विथ ए लॉफुल ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट भी जो है ना लॉफुल रहना। ठीक है, ए एंड बी एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। ए वांट टू सेल 5 स्टार्स फॉर ₹10 लाख। स्टार्स बेच सकता हूँ? नहीं बेच सकते, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है। एंड आर नॉट हियर बाई एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। और लॉ की तरफ से थोड़े कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइड रहते, वो एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड नहीं रहना, वॉइड। वैसे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स अगर हुए पार्टीज को तो उसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते। इट्स क्लियर? वंस अगेन आई रिपीट इट। क्या क्या रहना है? ऑल एग्रीमेंट जो भी होते कॉन्ट्रैक्ट के, वो कॉन्ट्रैक्ट होता। वो कब हो सकता? वो फ्री कंसेंट रहना, पार्टी कंसेंट ऑफ द पार्टीज एंड कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट। नाउ दिस आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। अगर ये भी पॉइंट आपको स्टेटमेंट आया एक्सप्लेन बोले के, ये आंसर लिखना है आपको, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। But all agreements become contract if they are fulfill certain essentials. Those essentials are first offer and acceptance. दो पार्टी रहना, उसमें से कंपल्सरी है एक ऑफर करना और एक एक्सेप्ट करना उसको। इन ऑर्डर टू क्रिएट ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना है तो अपने को देर मस्ट बी एन एनफोर्सेबल एग्रीमेंट रहना। एन एग्रीमेंट टू बी वैलिड, एन ऑफर बाय वन पार्टी मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द अदर पार्टी। एक पार्टी ऑफर करे तो दूसरा पार्टी उसको एक्सेप्ट करना। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इज मस्ट टू फॉर द एसेंशियल ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। द पर्सन हु इज गिविंग ऑफर इज कॉल्ड एज ऑफरर, प्रोपोजर और प्रॉमिसर। ठीक है, जो पर्सन गिव कर रहा ऑर्डर, want to sell something, और who is receiving ऑफर को जो रिसीव करता है उसको ऑफर ही बोलते हैं, प्रॉमिस ही बोलते हैं एंड प्रोपोज ही बोलते हैं। द टर्म्स ऑफ द ऑफर मस्ट बी क्लियर। ऑफर के जो ऑफर कर रहे जो टर्म्स है उनके वो मस्ट भी कैसे रहना है? क्लियर रहना है। ऑफर के टर्म्स मस्ट बी क्लियर रहना, डेफिनेट रहना। एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल विदाउट एनी कंडीशंस। इसका मतलब क्या है? ऑफर के टर्म्स कंडीशन रहना। नाउ ए हैज 3 कार्स, ए के पास 3 कार है। ठीक है, ए इज ऑफरिंग टू बी, आई वांट टू सेल माई कार फॉर ₹50,000।
नाउ यहाँ पर क्लियरली डिफाइंड नहीं है, 3 कार में से कौन सी कार है वो डिफाइंड नहीं करे ना, नो. सो दैट्स वाई ऑफर जो भी रहते टर्म्स जो भी रहते हैं उसके क्लियर रहना, डिफिनेट रहना, एंड एक्सेप्टेंस में भी कंडीशंस नहीं रहना, कुछ भी एक्सेप्टेंस में भी कंडीशन अनकंडीशनल रहना, एक्सेप्टेंस भी. द एक्सेप्टेंस मस्ट ऑल्सो भी अकॉर्डिंग टू टर्म्स ऑफ एंड मोड प्रिस्क्राइब बाय द ऑफरर, जो बोले उसके हिसाब से जो नो एक्सेप्ट करना वो, एंड मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर, ऑफरर को कम्युनिकेट करना जरूरी है. नो एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स प्रपोजेस मिस्टर वाई टू बाई हिज कार फॉर ₹1 lakh. Mr. X proposes Mr. Y to buy his car for ₹1 lakh and Mr. Y accept for it. Mr. X is offerer है इसमें and Mr. Y is offeree है. Example of offer and offeree. Intention to create legal relationship. Second point क्या है? Essentials of valid contract का legal relationship intention रहना, create करने का. When two parties enter into an agreement, their intention must to create legal relationship between them. If the intention is not create legal relation, no valid contract is formed. ठीक है, लीगल रिलेशन अगर मेंटेन नहीं हुआ तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं होता. एग्रीमेंट ऑफ सोशल मोरल डोमेस्टिक नेचर के जो रहते हैं डू नॉट क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. ठीक है, देयरफॉर दे डू नॉट गिव राइज टू ए कॉन्ट्रैक्ट. इन्वाइटिंग ए फ्रेंड फॉर ए डिनर पार्टी, बर्थडे पार्टी, सोशल एग्रीमेंट है ये, because it does not creating any legal relationship but not a contract as there is no intention to create legal relationship. Now intention to create legal relationship से related अपने को ये केस है. ठीक है, ये केस अपने को according to answer you have to write down. बल्फर वर्सेस बल्फर. मिस्टर बल्फर प्रॉमिस मिसिस बल्फर, हस्बैंड एंड वाइफ है ये. मिस्टर बल्फर प्रॉमिस करे मिसिस बल्फर को हिज वाइफ टू पे ए हाउस होल्ड अलाउंस £30 एवरी मंथ देते बोल के. लेटर क्या हुआ? दे गॉट डाइवर्स एंड हस्बैंड फेल टू पे द अमाउंट. मिसिस बल्फर यू शूड फॉर द अलाउंस. अब ये मंथली £30 होना बोल के उन्होंने केस करे. द जजमेंट हैज बीन हेल्ड दैट मिसिस बल्फर कुड नॉट रिकवर एज देर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप अमॉन्ग द पार्टीज एट द टाइम ऑफ प्रॉमिस. प्रॉमिस करते जब उन लोगों के पास कुछ मतलब दे डज नॉट क्रिएट एनी लीगल रिलेशनशिप. ऑफर प्रॉमिस जो भी लीगल का उसके कॉन्ट्रैक्ट के जो भी रूल्स है ना वो फुलफिल नहीं हुए थे. जिस जैसे सोशल एग्रीमेंट था हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में. सो कोर्ट इसको जो है सो इनको नहीं दिए वो अमाउंट. इंटेंशन द जजमेंट हैज बीन हेल्ड दैट मिसिस बल्फर कुड नॉट रिकवर, शी कुड नॉट रिकवर द अमाउंट एज इट डज नॉट क्रिएट ए लीगल रिलेशनशिप अमॉन्ग द पार्टीज. नेक्स्ट वन मोर केस इज दिस, रोज एंड फ्रैंक company versus Crompton Bros, an American company and an English firm which deals to in tissue papers enters into an agreement with a clause that this agreement is not entered as a formal or legal agreement. वो लोग वहाँ पर एग्रीमेंट में बोल रहे हैं कि ये एग्रीमेंट फॉर्मल और लीगल एग्रीमेंट नहीं है एंड शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू द लीगल जुरिडिक्शन इन द लॉ कोर्ट. दस व्हेन रोज एंड फ्रैंक कंपनी ट्राई टू शो, अब यहाँ पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई. जब ये रोज एंड फ्रैंक कंपनी ट्राई करे शो करने के लिए, मतलब शो मतलब तो यहाँ पर उनके अगेंस्ट यहाँ पर केस करे उन्होंने. इट हैज बीन हेल्ड दैट देयर वाज नो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देम एज देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट एनी लीगल रिलेशनशिप. क्लियरली ये लोग एग्रीमेंट पे साइन करे कि वी आर नॉट एंटरिंग एनी लीगल एग्रीमेंट. सो ये केस नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर फुलफिल नहीं हो रहा, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं हो रहा. Now next third point, consensus ad idem. Consensus ad idem means that the parties to an agreement must have mutual consent. एक दूसरे से बात करना, अंडरस्टैंड होना. That is they must agree upon the same thing and in the same sense. ठीक है, consensus ad idem बोले तो मैं जो बोलना चाह रही हूँ सामने वाला वो उसको वही पॉइंट ऑफ व्यू को समझना. ठीक है, A want to sell his red car for ₹50,000. Now B is ready to accept his offer to buy his red car, A's red car for ₹50,000. तो यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं? कॉन्सिसस एड इडम बोलते हैं. दोनों का माइंड मैच हो रहा. इनकी ए रेड कार को 50,000 में बेचना चाह रहे और बी जो है सो ए की रेड कार को ही 50,000 में खरीदना चाह रहे. इट्स क्लियर नो? कॉन्सिसस एड इडम मीन्स सेम सेंस में सेम थिंग अंडरस्टैंड होना दोनों पार्टीज के बीच में. It means that there must be consensus ad idem meeting of minds to form a valid contract. Then the contract will become a valid contract. अब बाद में अगर consensus ad idem नहीं रहा, identity of mind नहीं रही, वहाँ पर क्लियर नहीं रहा कि रेड कार ही इनको खरीदना है, then what will happen? That contract will become void invalid contract.
Now example for this, X goes for an oil store. Mr. X goes for an oil store where the seller has large variety of oils. ऑयल की शॉप को गए उन्होंने मिस्टर एक्स, वहां पर बहुत सारी वैरायटी ऑफ ऑयल्स थे एंड आस्क फॉर 1 लीटर ऑफ ऑयल, बट एक्चुअली मिस्टर एक्स थिंक्स दैट ही इज आस्किंग ग्राउंडनट ऑयल. मिस्टर एक्स ग्राउंडनट ऑयल अपने माइंड में रखे उन्होंने, वहां पर बोल रहे कि ऑयल होना है 1 लीटर. शॉपकीपर थिंक्स ओलिव ऑयल. दस देयर इज ए नो कॉन्सियस एड इडम. यहाँ पर आइडेंटिटी ऑफ माइंड नहीं हो रही. It's clear, no? Conscious ad idem means you have to write one example for that. Next, fourth point, capacity of parties, competency. The parties to an agreement must be capable or competent to enter into a contract. Competency means the ability to understand the terms of the contract and take a rational judgment. सो नेक्स्ट पॉइंट अपने को कैपेसिटी ऑफ पार्टीज एंड कॉम्पिटेंसी. तो पार्टीज जो भी एंटर हो रहे कॉन्ट्रैक्ट में, दोनों पार्टी जो कंडीशन जो टर्म्स रहते कॉन्ट्रैक्ट के, वो कम टर्म्स को समझने की कैपेसिटी रहना उन लोगों के अंदर. ठीक है, रैशनल जजमेंट करना कि ये सही है ये गलत है, बल्कि उन लोगों को समझ में आना, वैसा कैपेसिटी रहना पार्टीज़ की. इफ़ द पार्टीज आर इनकॉम्पिटेंट द एग्रीमेंट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल बाई लॉ. अगर पार्टीज इनकॉम्पिटेंट है, मतलब माइनर है समझो, अगर छोटे हैं समझ नहीं आए उन लोगों को, या ड्रंकर्ड है, तो उन लोगों को इनकॉम्पिटेंट बोलते हैं. तो द एग्रीमेंट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल बाय द लॉ. कैपेसिटी ऑफ पार्टीज रहना कंपलसरी है. अगर कैपेसिटी इनकॉम्पिटेंट है पार्टी में जो भी एंटर हो रहे, तो वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता वो. तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एवरी पर्सन जो भी एंटर हो रहे कॉम्पिटेंट रहना कॉन्ट्रैक्ट के लिए, एंड मेजॉरिटी ऑफ एज रहना, पर्सन ऑफ साउंड माइंड रहना. साउंड माइंड मीन्स सोच समझने वाले अच्छा से, एंड इज नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय द लॉ. लॉ की तरफ से लोग डिस्क्वालीफाइड नहीं रहना. देन एनी लॉ टू विच ही इज अ सब्जेक्ट. Thus, minors, person of unsound mind or person disqualified are by law not eligible to enter into a contract. तो capacity of parties में अपने को क्या समझ में आ रहा है कि जो भी दो पार्टीज रहते ना अपने को, उसमें जो है सो माइनर नहीं रहना, पर्सन ऑफ अनसॉइड पागल ऐसा लुनैटिक नहीं रहना कोई भी, और डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ नहीं रहना. ये लोग एलिजिबल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए. अब यहाँ पर अपने को एक एग्जाम्पल है, एग्रीमेंट विथ माइनर इज वॉइड. वॉइड रहता है, वॉइड का माने क्या है, इन्फोर्सेबल नहीं होता. कॉन्ट्रैक्ट जो भी रहता वैलिड रहा तो अपन कोर्ट में अगर कोई पार्टी अगर अपने को जो है सो नहीं फुलफिल करे, तो अपन उसको कोर्ट में केस कर सकते. तो वो कोर्ट में केस करने के लिए जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ रहता, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट रहना पड़ता, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहना. अगर माइनर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट करते अपन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट रहता. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोले तो जो है सो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता. विथ ए ड्रंकर्ड के साथ भी करे अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट, तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है व्हेन ही इज ड्रंक. तो यहाँ पर अपने को एक केस है, मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष. ठीक है, मोहिरी बीबी एक माइनर है, धर्मोदास घोष के पास गए एक लोन लेने के लिए. उनके घर के डॉक्यूमेंट लग रखा कि 20,000 mortgage his house for 20,000 where he received 8,000 as advance and asked his lawyer to prepare a mortgage deed. लॉयर नोट्स द करेक्ट एज बट डिड नॉट टेल टू द धर्मदास घोष. एज मालूम थी लेकिन फिर भी उन लोग जो है सो नहीं बताई एज को. लेटर द लॉयर एडवाइज धर्मदास टू कलेक्ट द मनी. धर्मदास अप्रोच टू मोहिरी बीबी एंड हीज मदर फॉर द अमाउंट. जो रिमेनिंग अमाउंट था उसके लिए उन्होंने अप्रोच हुए. तो उनके मोहिरी बीबी की मदर क्या बोले, अबाउट केस कर दिए धर्मदास के ऊपर के ये क्या इसको कैंसिल कर दो ये मॉर्गेज डीड को, क्योंकि ये एग्रीमेंट जो है सो एक माइनर के साथ हुआ. माइनर के साथ जो भी एग्रीमेंट होता वो एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट रहता. सो इन दिस केस यू हैव टू रिमेंबर दिस मोहिरी बीबी धर्मदास घोष. अगर सेम टाइप का आपको नेम चेंज करके एग्जाम में केस आता सॉल्व करो बोल के, तो इसमें क्या हो रहा, माइनर के साथ जो एग्रीमेंट हो रहा वो एग्रीमेंट वॉइड है बोल के वो पॉइंट को बताना है अपने को. तो आपको यहाँ पर लिखना रहता है एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कैपेसिटी ऑफ पार्टीज रहना जरूरी है. अगर पार्टी कैपेसिटी मतलब ड्रंकर्ड है या नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ है और माइनर अगर है तो ये केस नहीं होता. देन यू हैव टू ये मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मोदास के एक केस को आपको एक्सप्लेन करने का रहता. नाउ नेक्स्ट यू हैव फिफ्थ पॉइंट, फ्री कंसेंट. मतलब दो पार्टीज जब एंटर हो रहे कॉन्ट्रैक्ट में तो उन लोगों का कंसेंट फ्री कंसेंट रहना, कोई भी उनको फोर्स नहीं करना एंटर हो बोल के साइन करो बोल के कॉन्ट्रैक्ट में. दैट इज कॉल्ड एज फ्री कंसेंट. कंसेंट मीन्स टू एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस. जब एक ऑफर
कर रहे कोई चीज़ को, तो ऑफर ही एक्सेप्ट कर लेना उसको, तो उनका जो एक्सेप्टेंस जो रहता, जो एक्सप्रेस करते, वो कैसा रहना है, फ्री रहना है। सच एक्सेप्टेंस मस्ट बी फ्रॉम इट्स ओन इंटरेस्ट, उनका खुद का इंटरेस्ट रहना उसके लिए, बट नॉट बाई एनी फोर्स और फ्रॉड ऑफ अदर पर्सन, कोई दूसरा पर्सन उनको फोर्स करके, उनको धोखा देके, फ्रॉड करके वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करना। दैट इज कॉल्ड एज फ्री कंसेंट। दिस कॉन्ट्रैक्ट मस्ट हैव बीन मेड विथ फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14 में कंसेंट इज नॉट फ्री व्हेन इट इज ऑब्टेन्ड बाई, कोई भी कंसेंट, जो भी एक्सेप्टेंस है ना, वो फ्री कंसेंट नहीं होता अगर वो कोएर्शन, डरा धमका के, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड करके उनको, या मिस रिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक से अगर हो जा रहा, तो वो कंसेंट को फ्री कंसेंट नहीं बोलते। इट्स क्लियर? कोएर्शन, undue influence, fraud, misrepresentation. If the consent of the parties is not free, then no valid contract comes into existence. अगर अदर पार्टी को धोखा दे के, उनको डरा धमका के, मिसरिप्रेजेंटेशन से जो है सो, या फ्रॉड से या मिस्टेक से अगर हो रहा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या रहता, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता वो। यहाँ पर अपने को ये फ्री कंसेंट के रिलेटेड भी एक केस है यहाँ पर, अमीर राजू वर्सेस शेषम्मा और चिक्कम, अमीर राजू वर्सेस चिक्कम शेषम्मा। In this case, शेषम्मा's husband and अमीराजू वर ब्रदर्स। शेषम्मास के हस्बैंड और अमीराजू वर ब्रदर्स है ये केस में। अमीराजू एग्जीक्यूटेड ए मॉर्गेज डीड इन फेवर ऑफ हिज ब्रदर एंड ऑब्टेन्ड मनी फ्रॉम हिज ब्रदर। ब्रदर के पास से उन्होंने कुछ मॉर्गेज डीड को वो करके पैसे लिए। वेयर लेटर ही फेल टू पे हिज अमाउंट टू हिज ब्रदर, उसके बाद उन्होंने वो अमाउंट नहीं पे कर सके। So Seshama's husband, out of love and affection, wanted to set aside the mortgage, for which his wife Seshama and his son did not agree. So Seshama's husband threatened to commit suicide if they do not execute a deed in favor of releasing his brother from mortgage. तो यहाँ पर mortgage की जो प्रॉपर्टी है उससे उन्होंने फ्री कर देना चाह रहे थे उनके भाई को, लेकिन यहाँ पर इन लोग साइन नहीं कर रहे थे, ये शेषम्मा और उनके बेटे। तो उनके हस्बैंड क्या कर रहे हैं, मैं सुसाइड कर लेता हूँ नहीं तो बोल के उनको डरा रहे, धमका रहे, साइन कर दो तुम लोग, मेरे भाई को फ्री कर दो बोल के। ये तो उन लोग क्या करे, एज ए थ्रीटेंड दे हैव साइन कर दिया वो डॉक्यूमेंट पे। बट लेटर शेषम्मास क्लेम दैट द प्रॉपर्टीज वर देयर प्रॉपर्टीज एंड देयर कंसेंट वॉज नॉट फ्री कंसेंट नहीं था बल्कि उन्होंने वाइल एग्जीक्यूटिंग द बॉन्ड। सो इट वॉज हेल्ड दैट देयर कंसेंट वॉज ऑब्टेन बाई कोएर्शन। इसको ऐसा डरा धमका के जो बोलते हैं ना, इसको कोएर्शन बोलते। द रिलीज डेट इज वॉइडेबल, तो वो वॉइडेबल केस होता। वो वॉइडेबल केस बोले तो ये शेषम्मा जो साइन करे ना, इन्हों कोर्ट में जाके उनके अगेंस्ट, उनके ब्रदर के अगेंस्ट केस कर सकते। नेक्स्ट 6th पॉइंट, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन इन लैटिन क्विड प्रो क्यो, ये आपको शॉर्ट में भी आ सकता। क्विड प्रो क्यो मीन्स समथिंग इन रिटर्न, मतलब जब दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे, एक पार्टी कुछ दे रहे तो दूसरी पार्टी कुछ देना रिटर्न में, समथिंग इन रिटर्न रहना। नाउ आई वॉन्ट टू सेल माई पेंसिल टू यू, मैं आपको ये पेंसिल पे बेचना चाह रही हूँ एट ₹50, तो मेरे लिए ₹50 कंसिडरेशन है, तो आपको ₹50 मेरे को दे रहे बोल के बदले में क्या मिलना, आपको पेंसिल मिलना। सो दिस इज कॉल्ड एज कंसिडरेशन। आपको भी कुछ मिलना, मेरे को भी कुछ मिलना। दो पार्टीज जो भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे, उन लोग समथिंग इन रिटर्न रहना, दोनों को बदले में कुछ मिलना। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 25, एवरी एग्रीमेंट मस्ट बी सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन। जो भी एग्रीमेंट रहता वो कंसिडरेशन के साथ में रहना। सो एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। अगर कंसिडरेशन विदाउट एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन अगर है तो वो भी वॉइड हो जाता, उसके नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। वॉइड मीन्स यू आर अंडरस्टैंडिंग नो, विद द case the agreement, the contract which is not enforceable by law is called as void agreement or void contract, जो कानून के सामने इन्फोर्स नहीं हो सकता, that is not enforceable by law. Consideration need not be adequate but it should be some value in the eyes of law. Consideration need not be adequate नहीं रहना। जैसा कि अगर मैं एक कार बेच रही हूँ आपको, तो कितने में एक कार का मिनिमम वैल्यू 50,000 लाइक दैट शुड बी देयर नो। मैं 500 में कार बेच रही हूँ अगर आपको, तो वो एडिक्वेट कंसिडरेशन नहीं होना था। आइस ऑफ लॉ के सामने उसका कुछ रहना, वैल्यू रहना। फॉर एग्जाम्पल, if A offers to sell his scooter for B for ₹20,000 and B accept this offer, then for ₹20,000 is the consideration and for B scooter is the consideration. तो ऐसा रहना, स्कूटर की मिनिमम वैल्यू 20,000 रहती, तो 20,000 में A ऑफर कर रहे सेल करने के लिए इनकी स्कूटर, तो 20,000 A के लिए कंसिडरेशन है, B के लिए क्या है, स्कूटर कंसिडरेशन है। नेक्स्ट, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन।
अगर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो चीज़ है, जो चीज़ इलीगल नहीं रहना, वो लॉफुल रहना, और कंसिडरेशन भी जो है ना लॉफुल रहना है. द ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट मस्ट बी लॉफुल अकॉर्डिंग टू सेक्शन 23 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्लियर मेंशन है कि जो भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो चीज़, जो ऑब्जेक्ट हो रहता ना, जो वो एक ऑब्जेक्ट जो भी रहता वो लॉफुल ऑब्जेक्ट है ना. इफ़ द ऑब्जेक्ट इज नॉट लॉफुल, अगर वो ऑब्जेक्ट इज लॉफुल नहीं है, इफ इट इज़ इमोरल, फ्रॉड है, कुछ फॉरबिडन बाय लॉ है, पब्लिक पॉलिसी के कुछ अगेंस्ट है, देन नो वॉलिड कॉन्ट्रैक्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस. कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बनता वहाँ पर. एट द सेम टाइम द कंसिडरेशन भी जो रहता वो लॉफुल एंड रियल रहना, लॉफुल रहना और रियल रहना. एग्जाम्पल, कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बाई टू बाई स्मगल गुड्स विथ हार्ड अर्न मनी, हियर ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल. यहाँ पर स्मगल गुड्स जो है ना, उसके लिए अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो चीज़ ही जो है वो अनलॉफुल है, इवन दो द कंसिडरेशन इज वैलिड. नेक्स्ट, सर्टेनिटी. द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट मस्ट बी सर्टेन रहना एंड ambiguous. According to section 29, all uncertain agreements are void. All uncertain agreements are certain बोले तो कुछ करने की कैपेसिटी रहना उसमें. ambiguous मतलब, अब मैं आपको बोल रही हूँ कि आई विल गिव यू 1 लाख रुपीज़ इफ़ यू ब्रिंग ए स्टार फॉर मी. आपको 1 लाख रुपीज़ देते, एक स्टार तोड़ के लाओ, बोल रहे इसका, इट इज़ पॉसिबल? नहीं पॉसिबल रहता ना, सर्टेनिटी नहीं है उसके अंदर. सो ए कॉन्ट्रैक्ट में भी वॉइड हो जाता ऑन द ग्राउंड ऑफ अनसर्टेनिटी. एग्जाम्पल, एन एग्रीड सेल टू हीज हाउस रुपीज़ 20 lakhs और 25 lakhs टू बी, इट इज़ ए वॉइड एज द प्राइस इज अनसर्टेन. और सर्टेन बोले तो फिक्स भी रहना, ठीक है. यहाँ पर एन एग्रीड टू सेल हिज हाउस, यहाँ पर एक जने सेल कर रहे हैं उनका हाउस 20 लाख या 25 लाख, 2 अमाउंट्स बोल रहे हैं. तो यहाँ पर सर्टेनिटी नहीं है कि ही इज सेलिंग हिज हाउस फॉर 20 lakhs और 25 lakhs, ठीक है. तो सर्टेन बोले तो फिक्स रहना यहाँ पर. नेक्स्ट, द एग्रीमेंट मस्ट नॉट बी डिक्लेयर टू बी वॉइड. ऐसे एग्रीमेंट जो डिक्लेयर कर दिए वॉइड बोल के, वैसे एग्रीमेंट भी नहीं रहना. द एग्रीमेंट मस्ट नॉट हैव बीन एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड बाय एनी लॉ इन फोर्स द country. Under Indian Contract Act, there are 5 categories of agreements है which are expressly declared to be void. They are agreement in restraint of marriage, agreement in restraint of trade, agreement in restraint of proceedings, agreement having uncertain meaning and wagering agreement. ये जो है सो agreements नहीं रहना. ये agreements अगर आप ये 5 चीज़ों के बीच में अगर आप contract कर रहे तो आपको clearly declared करे हुआ है कि ये void है बोल के. नेक्स्ट, 10th, possibility of performance. परफॉर्मेंस की पॉसिबिलिटी रहना, ठीक है. आपको जो भी काम दे रहे हैं वो पॉसिबल रहना. द परफॉर्मेंस ऑफ द एग्रीमेंट मस्ट बी सर्टेन रहना. द टर्म्स इफ दे आर अनसर्टेन एंड वेज कैन नॉट फॉर्म ए कॉन्ट्रैक्ट. एनी एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल थिंग्स इज नॉट वैलिड, ठीक है. जो भी एग्रीमेंट इम्पॉसिबल थिंग को अगर एग्रीमेंट कर रहे तो वो वैलिड एग्रीमेंट नहीं होता. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 56, एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट बिकम वॉइड. एग्रीमेंट वहीं पर वो वॉइड एग्रीमेंट हो जाता. दैट मीन्स दैट द लॉ डज नॉट कंपेल टू डू वॉट इज इम्पॉसिबल. एग्जाम्पल, ए एग्रीमेंट टू मीट 2 पैरेलल लाइन्स, एग्रीमेंट टू ब्रिंग डाउन द स्काई. तो ऐसे एग्रीमेंट्स, पैरेलल लाइन्स में दे विल नॉट टच नो टू ईच अदर. लेकिन यहाँ पर अगर एग्रीमेंट कर रहे कि पैरेलल लाइन को अगर टच कर दिए, मीट कर दिए और स्काई को डाउन ला लिए, ऐसे एग्रीमेंट्स जो है सो यहाँ पर पॉसिबिलिटी जिसकी नहीं होती परफॉर्मेंस की, वैसे अगर एग्रीमेंट करके बाद में अगर नहीं इन्फोर्स कर, अगर बाद में उसको नहीं पॉसिबल करे, नहीं कंप्लीट करे, अगर इन्फोर्स करे लॉ के सामने, तो वो वॉइड एग्रीमेंट्स रहते. वॉइड एग्रीमेंट्स मीन विच कैन नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय द लॉ. नेक्स्ट, लीगल फॉर्मेलिटीज. द एग्रीमेंट मस्ट सेटिस्फाई सर्टेन लीगल फॉर्मेलिटीज. एक वैलिड एग्रीमेंट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो है ना लीगल फॉर्मेलिटीज जो भी रहते हैं वो फुलफिल, जैसा कि राइटिंग में होना, वो रजिस्ट्रेशन रहना, स्टैंपिंग रहना. इन इंडिया राइटिंग इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ सेल, मॉर्टगेज, लीज करे, अगर गिफ्ट करे मूवेबल प्रॉपर्टी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी, ये पूरे जो है सो रिटर्न में रहना है. एग्जाम्पल, ओवरऑल प्रोमिसरी नोट और चेक रिटर्न विद पेंसिल एक्सेट्रा आर वॉइड रहते. सो लीगल फॉर्मेलिटीज भी रहना जरूरी है. सो दीज आर द 11 पॉइंट्स of a valid contract. If you get a question, essentials of a valid contract, you have to write these 11 points. Is clear? If you have any doubt, you can ask me in the comment section.